तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एमपी जीके। और इसमें आप जानते हैं ये प्रश्न अक्सर जो है एमपीपीएससी है, एमपी पुलिस है, ये एमपी पुलिस कांस्टेबल है, एमपी एसआई है, पटवारी है, व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं, अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखकर ये तैयार किए गए हैं। इसके पहले हमने जो है मैथ्स, जो अंकगणित का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देखे होंगे। आज एमपीजी के का बनाएंगे और रीजनिंग का बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो पहला भाग हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। अगले वीडियो में फिर और प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, देखिए सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? आंसर बताएं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, सम्राट अशोक है, दशरथ मौर्य है। सही आंसर क्या है? सम्राट अशोक। इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर अब आप समझेंगे, इसकी व्याख्या को देख लीजिए, इसका मतलब क्या है यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले जो सांची का स्तूप है किस जिले में है? रायसेन जिले में है। ये विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ये वर्ल्ड हेरिटेज जगह है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? है ना। तो आप इतिहास पढ़ते होंगे, भूल गए होंगे, 6, 7, 8वीं से ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? सही आंसर क्या है? चंदेल वंश। क्या है? चंदेल वंश। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं चंदेल वंश कैसे है, इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। छतरपुर जिले के, ये कहां पर है? कहां पर है ये? छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल वे। और ये खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ, छतरपुर जिले में स्थित है। और इन्हें 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यहाँ का कंदारिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर में यहाँ पर एक मंदिर है, क्या? कंदारिया महादेव का मंदिर। ये ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग वहां पर ज्यादा इकट्ठा होते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तांत्या भील का वास्तविक नाम क्या था जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति गौरव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो यहाँ तांत्या भील का जो सही नाम था वो क्या था? टंडरा। क्या नाम था? टंडरा। अब थोड़ा सा समझते हैं ये तांत्या भील के बारे में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तांत्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। किससे? थोड़ा सा देखो, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इंदौर के भंवर कुआं चौराहे और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अब तांत्या भील के नाम पर रखा गया है। तो इंदौर में एक भंवर कुआं चौराहा है, उस चौराहे का नाम अब क्या रख दिया गया है? तांत्या भील। ठीक है। और जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन था, उस स्टेशन का भी नाम क्या रख दिया गया है? तांत्या भील रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर उनका नाम जो है तांत्या भील का टंडरा या टंटिया था। क्या था? टंटिया। अब चलिए यहां पर अगला देख लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न में पहुंच गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रसिद्ध, थोड़ा सा देखिए तो प्रश्न क्या है। प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो बताओ कहां स्थित है? तानसेन कहां से प्रसिद्ध है? ये कहां से प्रसिद्ध है? ग्वालियर से। तो तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? ग्वालियर में है। चलिए थोड़ा सा इसकी और जानकारी लेते हैं। यहां पर देखिए, अकबर के 9 रत्नों में से एक संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इसमें 2 चीजें और जान लेते हैं यहाँ पर कि जो तानसेन था अकबर के 9 रत्नों में से था, है ना। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था यार? रामतनु पांडे था। वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। हर साल ग्वालियर में प्रसिद्ध तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, इन्हीं की याद में किया जाता है। ठीक है, इनको याद किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीम बेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं?
है ना। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें ऑप्शन आप ढूंढ लीजिएगा। यहां पर किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए, है ना। माने उसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं उस पर चित्र उकेरे गए हैं, वहां पर ये भीमबेटका इसी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसकी और चीजें समझते हैं, इसकी व्याख्या से देखते हैं। तो यहां पर समझिए क्या है। रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, तो सबसे पहले तो यह जान लो भीमबेटका किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं आदि मानव द्वारा बनाए गए रॉक पेंटिंग शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं मनुष्य नहीं, जो प्राचीन समय जो मनुष्य हैं जंगल में रहते थे, जिनको आदि मानव कहते थे, वो उन्होंने इस चित्र को बनाया था, उकेरा था पत्थरों पर। ठीक है। इनकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यहाँ पर जो है भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्रों को ढूंढने वाले कौन थे? कौन थे? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था, और इन्हें 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, भीमबेटका को भी शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज में। ठीक है। अब देखिए छठवां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में। कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। अभी पढ़ लिए थे ना, तानसेन का मकबरा भी कहां है? ग्वालियर में। और रानी की लक्ष्मी जो झांसी की रानी थी, लेकिन इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलिए थोड़ा सा इसको और व्याख्या से समझते हैं। तो यहां देखिए, 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र के पास वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो कभी आप इतिहास पढ़े हैं, उसमें जानते होंगे 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें जो लक्ष्मीबाई थी वो शहीद हो गई थी। तो किस जगह पर? ग्वालियर के किस जगह पर? फूलबाग में शहीद हो गई थी, और वहीं पर उनकी क्या है? समाधि बनी हुई है। तो ग्वालियर में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? फूलबाग। तो फूलबाग में उनकी क्या है? समाधि। तो फूलबाग तो ऑप्शन नहीं दिया, ग्वालियर दिया, तो ग्वालियर समझ लेना है। लेकिन यदि यहाँ पर फूलबाग दिया होता तो फूलबाग देख लेते। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी कहा जाता है? तो ये कौन सी जगह है? मांडू। कौन सी जगह है ये? मांडू। चलिए अब ये मांडू के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि जो मांडू है कहां पर स्थित है? धार जिले में स्थित मांडू को ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक सुंदरता के कारण सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है ना। इसमें अच्छी अच्छी ऐतिहासिक इमारत बनी हुई है ना, महल बने हुए हैं, और यहाँ सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है, पेड़ पौधों, नदी पहाड़ नदियां, ये सब जो होती हैं वो सुंदरता को बढ़ाती हैं। इसलिए सिटी ऑफ क्या कहा जाता है? जॉय। यहाँ पर रानी रूपमती का महल है, ठीक है, बाज बहादुर का महल है, जहाज महल है, ये प्रसिद्ध है मांडू में। ठीक, तो मांडू में क्या क्या है? रानी रूपमती का महल है, बाज बहादुर का महल है, जहाज महल है, और प्राकृतिक सुंदरता है। इन सभी के कारण इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। अब हम भाग 2 में चलते हैं। ये हिस्ट्री का कुछ पार्ट था, इसमें है मध्य प्रदेश का भूगोल एवं नदियां। इस वाले टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं कुछ चीजें इसमें भी। देखिए प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो अब कौन सा स्थान है? दूसरा। मध्य प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है? दूसरा है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए जब आप इनको लिखिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद इनको नोट करिएगा अपनी कॉपी में, रोज का नोट करते जाइए तो अच्छा रहेगा, और सारे कंपटीशन में ये काम देगा आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, ये देखिए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला स्थान राजस्थान का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में प्रथम स्थान था। अब इसके 2 टुकड़े हो गए, छत्तीसगढ़ भी राज्य बन गया, तो इसका स्थान कौन सा हो गया? दूसरा। पहला किसका है? राजस्थान का पहला है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर क्या है? 14 जिलों से। अब इसमें देखते हैं क्या, अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे 14 जिलों से होकर के जाती है, इसको समझ लेते हैं। अपनी जानकारी को आप अपडेट कर लीजिए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के ठीक मध्य से होकर गुजरती है,
यह राज्य के 14 जिलों भोपाल, रायसेन, सीहोर, उज्जैन, जबलपुर और जिलों को भी ये क्या करती है, छूती है। इसके बाद प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वह किस पर्वत श्रेणी पर है ना। तो सबसे ऊंची चोटी जो होती है मध्य प्रदेश की वो क्या है, धूपगढ़। और कौन सी पर्वत श्रेणी में है, सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी में। कहां पर है, सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी में। चलिए इसका भी थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो यहां देखिए धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितना है, 1350 मीटर। यह होशंगाबाद, अब जो है इसका नाम क्या हो गया है, होशंगाबाद का नर्मदापुरम हो गया। पहले होशंगाबाद संभाग होता था, उस संभाग का नाम नर्मदापुरम हो गया है। जिले के पचमढ़ी में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। तो अब ये होशंगाबाद जिला है नर्मदापुरम संभाग में, समझ लीजिए। तो वहां पर जो है पचमढ़ी है, वहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उसी में धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न है, यहां पर हम 11वां प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा लाइफ लाइन किसे कहा जाता है भाई, देख लो। तो कौन सी नदी कहलाती है इसमें, नर्मदा नदी। इसको हम जो है लाइफ लाइन बोलते हैं अपने एमपी का। ठीक है, क्यों बोलते हैं, देखो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितना है, 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी कितनी है, 1077। ठीक है, यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और ये एक नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अधिकतर नदियां पश्चिम से बहती हैं और पूर्व में, है ना, जाती हैं। लेकिन ये कैसे जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। और कहां गिरती है ये, खंभात की खाड़ी पर गिरती है। समझ में आ गया। तो इस तरह से है ये। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर जो हमारे पास 12वां प्रश्न है उसको समझते हैं। 12वें प्रश्न को, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है कहां पर स्थित है, इंदौर नदी में। ठीक है, कहां पर है देख लेते हैं। चंबल नदी इंदौर जिले की महू तहसील के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और यह यमुना नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। ये जाकर के कहां पर मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, तो चंबल नदी कहां से निकलती है, जिला कौन सा है, इंदौर है। जगह का नाम क्या है, जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को बनाती है। माने नदी के एक तरफ मध्य प्रदेश, नदी के दूसरी तरफ क्या होता है, राजस्थान होता है। चलिए अब यहां पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है। तो देखिए वैसे तो पहले यहां पर दूसरा जलप्रपात रहता था, चचाई का जलप्रपात, लेकिन अब बदल गया है। ये है बहुती जलप्रपात। क्या है ये, बहुती जलप्रपात। तो देखो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, बहुती जलप्रपात, जो मऊगंज कहां पर है, रीवा में है ना। रीवा जिले में सेलर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 198, हाँ 198 मीटर, 198। इससे पहले चचाई जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, लेकिन अब कौन सा है, बहुती जलप्रपात। ये व्याख्या भी आपको देखते जाना है। चलिए अब 14वां प्रश्न देख लेते हैं यहां पर। तो प्रश्न है, भेड़ा घाट पर स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो जानते हैं जबलपुर में है भेड़ा घाट, वहां पर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। तो जो भेड़ा घाट जलप्रपात है वो कहां पर, किस नदी में बनता है, नर्मदा नदी में। थोड़ा सा और डिटेल इसका समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, जबलपुर के पास भेड़ा घाट है ना, में नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच गिरती है। ठीक है, जिससे पानी की बूंदों का धुआं जैसे वातावरण बनता है। इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। कभी घूमने गए हो तो घूमो, हम तो घूम आए हैं। ठीक है, तो भेड़ा घाट इसको देख सकते हैं। अब हम यहां पर देख लेते हैं इसका 15वां प्रश्न, उसको समझते हैं। और आज इतने ही प्रश्न करेंगे, अगले वीडियो में अगले दिन फिर अगला प्रश्न देखिए। और इसी तरह से आप जो है लगातार जुड़े रहेंगे। पूरी आपकी जो है जीके की तैयारी, मैथ्स की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
सिंहस्थ कुंभ मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में और किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो शहर का नाम कौन सा है? उज्जैन। और नदी का तट कौन सा है? क्षिप्रा नदी, है ना। थोड़ा सा समझते हैं, ये सिंहस्थ का मेला यहां लगता है मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो, ठीक है ना। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भूगोल और इतिहास की जानकारी थी मध्य प्रदेश की। तो अगले वीडियो में हम बाकी चीजें देखेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आप लगातार इससे जुड़े रहें, अपने साथियों को भी जोड़ें।